हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 9 जनवरी 2023 का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करते हैं। पहली स्लाइड में आप देखेंगे बहुत सारी बर्ड्स की पिक्चर मुझे मिले द हिंदू से। और ये जो है इस बर्ड का नाम है पिन टेल डक्स। अगर आप ध्यान दें, आप लिखा हुआ है कि ये विंटर विजिटर्स हैं। माइग्रेटरी पिन टेल डक्स, अ फ्लॉक ऑफ अ वाटर बॉडी इन मयोंग विलेज नियर गुवाहाटी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो असम में है ये गांव, मयोंग जो विलेज का नाम है। और इस बर्ड को आप ध्यान से देखें कि इसकी जो टेल है वो पिन टेल जैसी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पिन टेल डक, पिन की तरह है। और ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। और जो विंटर विजिटर है, जो सीजन चेंज होने पे जो बर्ड यहाँ वहां माइग्रेट करते हैं, उनमें से ये एक बर्ड है। और यूपीएससी का एक्सपर्टीज है इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट करने का। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्री में ऐसे क्वेश्चंस पहले देखे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मुझे लगा आज एक पिक्चर ऑफ द डे भी है और इन्फॉर्मेशन भी है शेयर करने के लिए। साथ ही साथ जब मैंने इसको और इसके ऊपर रिसर्च किया आप सबके लिए, तो मैंने देखा कि अलास्का साइंस सेंटर की वेबसाइट पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली जहां पे जो काफी रिमार्केबल है। कैसे कि इसका जो नाम है वो नदन पिनटेल इस बर्ड का नाम है। इसे एनास एक्विटा भी बोलते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप इसको देखें, आप भी इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। नदन पिनटेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डक्स फाउंड इन अलास्का ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन अलग होता है एंड और माइग्रेशन टाइम भी अलग अलग होता है। The combination of band recovery and satellite telemetry data indicates that birds wintering in Asia are found in Alaska in summer. जो बर्ड्स एशिया में रहती हैं विंटरिंग में, ठंड के मौसम में, वो अलास्का में मिलती हैं समर के टाइम। एंड बर्ड्स दैट विंटर इन नॉर्थ अमेरिका क्रॉस टू एशिया इन समर। और जो नॉर्थ अमेरिका जब विंटर वहां पड़ते हैं तो एशिया में यहाँ पर जहाँ पे जब समर का सीजन होता है तो मूव कर जाती हैं। Thus, this species has regular contact with the Asian species, making it a likely vector for disease transmission. इसको ये इंफॉर्मेशन रिमार्केबल है क्योंकि हम सब जान रहे हैं न्यूज के हिसाब से कि केरला में अभी एक एवियन फ्लू का खतरा बराबर मंडरा रहा है, चल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से ही होता है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे लिए ये है कि ये बर्ड माइग्रेटरी है। इसका नाम क्या है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो नाम है एनएस एक्विटा, इसके नाम से भी इसको पूछा जा सकता है प्री में। और इसको पिनटेल तो नाम है ही इसका। और ये H5N1 स्प्रेड करने में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं ऐसी बर्ड्स। इनका देखिए टोटल ऑफ पार्शियल कॉन्टैक्ट विद एशिया, कॉन्टैक्ट विद नोन एज हॉटस्पॉट, हैबिटेट यूज इन एशिया एंड अलास्का, और बाकी इलाकों का डिटेल दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ इसके और टैब्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो इन्फॉर्मेटरी है। लेकिन ठीक है, अगर आप मेंस के पर्पज से इसको आप कैच करना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपने लिए इन्फॉर्मेशन एनहांस कर सकते हैं। पर मेरी समझ से इसका नाम, इसका माइग्रेशन और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है ये बर्ड्स करती हैं वेक्टर डिजीज में, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका नाम, इसका पिक्चर जो मैंने आपको दिखाया, कभी कभी पिक्चर से भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो आपको दिमाग में रहेगा कि पिन टेल डक्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या माइग्रेटरी बर्ड है उनमें से एक है। और ये विंटर विजिटर हैं और भी गुवाहाटी में इनकी पिक्चर्स वहां पे आई हैं। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ जो पहली न्यूज है वो सबसे बड़ी न्यूज है द हिंदू की, जिसमें ये पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिव्यूज सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन, जो सिंक कर रहा है उसकी सिचुएशन पे ध्यान दिया गया है। और ये जो पिक्चर है इसको आप जरा और दोबारा ध्यान से देखिए। पहले भी मैं इसको दिखा चुकी हूँ आपको कि जोशीमठ का जो इलाका है, जो उत्तराखंड का एक बड़ा एरिया कवर करता है, जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसका जो बड़ा पिक्चर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ओली रोपवे जो बन रहा था उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है। जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, जोशीमठ बाईपास रोड है। और इसके धसकने की वजह से बद्रीनाथ की यात्रा भी हिंडर हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। एनटीपीसी तपोवन विष्णुघाट हाइडल प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रोजेक्ट को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। Now residents blame NTPC's Tapovan Vishnugad power project for the damage to the
सेक्रेड टाउन उत्तराखंड इसको ब्लेम कर रहे हैं, और इसी के ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सिग्निफिकेंस लिया है, संज्ञान लिया है और रिव्यू करा जा रहा है सिचुएशन का। डिमांड प्रोएक्टिव सेटलमेंट स्टेप्स बाय गवर्नमेंट एनडीएमए मेंबर्स टू विजिट टुडे। ऐसा तो एनडीएमए और एनडीआरएफ की फोर्सेस को भी लगाया गया है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे जैसे चीजें बदलेंगी वैसे वो एक्शन लेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका दूसरा एस्पेक्ट समझा जाए, जो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम सब जानते हैं कि विष्णुघात प्रोजेक्ट की बहुत डिटेलिंग आपको मिलेगी, मैगजीन्स में भी आएगी, आप पढ़ेंगे इसको। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक्चुअली दिखता कैसा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे कम जाते हैं, लेकिन वो न्यूज के रेफरेंस से इस चीज को समझना चाहते हैं। तो ये पिक्चर मुझे एनटीपीसी की वेबसाइट पे मिली है, आप भी जाकर देख सकते हैं, इसको और रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये पिक्चर, ये जो जो विष्णुघात प्रोजेक्ट है उसकी एक एरियल व्यू है आई गेस, या पीछे से लिया गया पिक्चर है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर इतना बड़ा एरिया यहाँ कवर हो रहा है और कितनी हाइट से यहाँ पे इस चीज को क्लिक किया गया है। तो समझिए कि जब ऐसी प्रोजेक्ट से, जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। और जब ये, और इनकी वजह से आप देखिए कितने बड़े पहाड़ काटे जाते हैं, उनको बनाया जाता है। तो इनके इम्पैक्ट से, क्योंकि हमारी जो जो जमीन है, सिस्मोलॉजिकल वे जो हिट होता है, जो जो जमीन है, जो लेयर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पहाड़ है, जो हमारा हिमालय जो पहाड़ है वो ये यंग पहाड़ है, युवा पहाड़ है। तो उस पे जब इस तरह के इम्पैक्ट आते हैं, बड़े बड़े इम्पैक्ट आके जगह बनाई जाती है, प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, तो उससे आसपास के इलाकों में इम्पैक्ट आना बहुत ही अंडरस्टूड सी चीज है, आ ही सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया आए कि किस तरह की बात हो रही है। उसके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ये आप एनटीपीसी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की चमोली उत्तराखंड, और वाटर सोर्स जो लिया जा रहा है वो धौली गंगा रिवर का लिया जा रहा है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर पे है, कितने मेगावाट का है और कितनी एनर्जी बनाएगा, वो भी सब आपको मिल जाएगा डिटेल में, उसका इश्यू नहीं है। बट पिक्चर देखना भी कभी कभी इम्पैक्टफुल रहता है। दूसरी पिक्चर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये विष्णुघात की नहीं है, ये बड़े बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो एनटीपीसी बनाता है या उनको एग्जीक्यूट करता है उसकी पिक्चर आप ध्यान दीजिए। जो ये रास्ता दिख रहा है, यूजुअली आप किसी बैराज के आसपास या ब्रिज के आसपास अगर गुजरना चाहेंगे तो इसी रास्ते से निकल जाएंगे, कभी आपको यहाँ का व्यू देखने को नहीं मिल पाता है, बहुत कम लोग हैं। इनफैक्ट मुझे भी ऐसे इसको पिक्चर को देख के बड़ा फैंटेसाइज लगा कि ये पिक्चर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशनल है। आप देखिए, आपको यहाँ पे ये पहाड़ की रिजेस दिख रही हैं, राइट, ये रिजेस हैं बड़े, ये हिमालय हमारा यंग पहाड़ है, इसकी रिजेस दिख रही हैं, और यहाँ इसके बीच में ये पानी को सिक्योर किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक रोड है और इसके यहाँ से पानी को यहाँ स्टोर किया जा रहा है और फिर यहाँ से इसको रिलीज किया जाएगा, और जब ये रिलीज किया जाएगा तेजी से पानी नीचे जाएगा तो इससे हाइड्रो पावर या बिजली बनाने का काम किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको ये जो रोड दिख रही है, ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट से इसको बनाया गया है कि पानी का लेयर कितना है, पानी कितना ऊपर आ गया है, कितना स्टोर हो गया है, इस सब के बारे में भी इस चीज को, इस ब्रिज को, जो ये कनेक्टिंग ब्रिज है, इसको यूज किया जाता है। पर अगर आप देखें कि कितनी हाइट पे, आप देखिए ये जो टावर यहाँ लगा, कितना छोटा टावर दिख रहा है, तो मतलब पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, उसके बाद इसको तेजी से फेंका जाता है और फिर बिजली बनाई जाती है। तो इसी तरह जो विष्णुघात प्रोजेक्ट है वो भी उनमें से एक ही है। उसके साथ ये जो ब्रिज है ये विष्णुघात का नहीं है जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, पर एनटीपीसी की वेबसाइट पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ऐसी लिस्टिंग बहुत सारी है, पिक्चर भी अवेलेबल है, आप डबल चेक कर सकते हैं। पर ये पिक्चर देखने से आपको आइडिया आया होगा कि एक्चुअली कितने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और जो ये पानी है जो यहाँ स्टोर किया गया है, इसका कलर, आप अगर, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को देख चुकी हूँ, तो जैसे जैसे वो बैराज में या फिर किसी जगह जब पानी स्टोर किया जाता है, जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती जाती है, पानी का कलर चेंज हो जाता है। ये डार्क ग्रीन कलर का पानी होता है, क्योंकि ये रुका हुआ पानी है, ये फ्लोटिंग पानी नहीं है, पानी बह नहीं रहा है, इसको यहाँ रोका गया है, और इसकी गहराई इतनी ज्यादा होती है कि इसकी वजह से इसका कलर डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। कभी अगर आप पहाड़ों पे गए हो तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पिक्चर का अपने रेफरेंस के लिए, समझने के एस्पेक्ट से मुझे लगा कि ये शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैंने किया। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। The residents of Joshimath, the Himalayan pilgrim town that appears to sinking, are blaming major power and road infrastructure projects for their plight and are demanding that the government resettle and give new homes for all those
who have lost their properties in the town. ठीक है, तो उनको रिसेटल करने के लिए उनको घर देने की बात हो रही है. Members of National Disaster Management Authority are set to visit the town on Monday, access the situation and advise the Uttarakhand government. So नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं वहां जाएंगे, सिचुएशन का मुआयना करेंगे और जो वहां के लोग हैं, जो वहां की यात्री हैं, पिलग्रिम हैं, वो भी जो बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, जो वहां रह रहे हैं, जो वहां से जो जोशीमठ जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उन सबका ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से या जैसे पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं इनकी वजह से ये इलाका धंस रहा है. A day after Chief Minister Pushkar Singh Dhami visited Joshimath, which is experiencing land subsidence, residents continued their protest at the Tehsil headquarters on Sunday. और उन्होंने ब्लेम किया तपोवन विष्णुघाट पावर प्रोजेक्ट को और द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी बना रहा है फॉर द इररिवर्सिबल डैमेज टू द सेक्रेड टाउन. तो जोशीमठ का इंपॉर्टेंस तो हम समझ ही नहीं, क्योंकि चाइना से लगा हुआ इलाका है ये. और अगर आप ध्यान दें कि इस मैप में अगर देखें तो ये चाइना से लगा, चाइना आपको चाइना दिख रहा है यहाँ पर, देखिए चाइना का बॉर्डर है, इस चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है. साथ ही साथ आदि शंकराचार्य जी के जो बड़े बड़े मठ हैं उनमें से जो जोशी मठ है वो एक सेंट्रल और कार्डिनल सोर्स है उस कई सारे मठों का, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो रिलीजियस पर्पस से भी काफी ज्यादा है. और आप देख रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा का भी आगाज होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स को भी हर्ट कर रही है ये चीज, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए तो डिजास्टर हो ही सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे की न्यूज है फेक इंडियन कोविड मेडिसिन एट फ्लडिंग चाइनाज ब्लैक मार्केट. तो अभी तक तो कोविड चाइना के कोविड की वजह से हम लोग इम्पैक्ट में आ रहे थे, अब इंडिया की मेडिसिन वहां पर फेक मेडिसिन बिक रही हैं, इसका भी मुद्दा आया है सामने, जिसपे फाइजर पैक्सलोविड, इस नाम को याद रखिएगा, पैक्सलोविड की जो दवा है, जो जेनेरिक वर्जन है, जेनेरिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ बेसिक सॉल्ट होता है दवा का और उसका प्राइस काफी सस्ता होता है. ठीक है, जेनेरिक वर्जन जो है पैक्सलॉइड उसका नाम है, उसको वहां पे ब्लैक किया जा रहा है. और विद ब्लैक पैक्सलॉइड इन शॉर्ट सप्लाई, हाईली रेगुलेटेड इन गवर्नमेंट क्लिनिक, सेल्स ऑफ इंडियन जेनेरिक version have ballooned through Chinese e-commerce platforms in the wake of ending of the zero COVID policy on December 7. दिसंबर 7 को ही चाइना ने अपने बॉर्डर भी खोल दिए हैं, तो उसके साथ यहाँ पे जो उनके जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए उन्होंने जो इंडिया का जो वर्जन है इस दवा का, बलून मतलब बढ़ रहा है, so चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन द वेक ऑफ एंडिंग ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी December 7. तो ये एक न्यूज है अपने आप पे. इसी के साथ समझने वाली बात ये है कि जो कुछ नाम इस आर्टिकल में मुझे लगता है याद रखने लायक हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयां हैं जो कोविड ड्रग्स हैं जो वहां पे फेमस हो रही हैं, ब्लैक हो रही हैं, जैसे प्रीमोवेर, Paxista, Molnupiravir, Molnutris have been listed for sale in recent weeks. And Primovir and Paxista are both generic versions of Paxlovid. ठीक है, I'm sorry, Paxlovid, my mistake. Paxlovid नाम है, while the other two are generic versions of Molnupiravir. ठीक है, पायराविर और पायराविर, यस, मोलनुपिराविर. सो ये जो मेडिसिन के नाम है कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, सो मेंस के पर्पस से तो नहीं, प्री के पर्पस से आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है. साथ ही बड़ी न्यूज आ रही है चाइना से कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है. As China opens borders after 3 years, thousands return home. अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैंने अपने चैनल पब्लिश किया था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, उसमें ये था कि आने वाले न्यू ईयर पे जो उनका जनवरी मिड और फरवरी में शुरू होता है, क्योंकि वो जो लूनर कैलेंडर फॉलो करता है चाइना उस हिसाब से, तो उसमें बहुत सारे लोग बॉर्डर के इस पार उस पार आएंगे या फिर देशों से ट्रैवल करेंगे, तो उस केस में कोविड सर्ज कर सकता है. तो अभी तो ये न्यूज आ रही है, आगे देखते हैं क्या होता है. उन्होंने क्लास ए और क्लास बी के जो केसेस हैं, कोविड केसेस हैं, उसको उन्होंने कंसिडर ना करने की वजह से लॉकडाउन को ओपन कर दिया है. नो लॉन्गर अलाउज लॉकडाउन. सो उनको लग रहा है बीजिंग ने, सॉरी चाइना ने जो स्टेप उठाया है देखने वाला होगा. इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि thousands of Chinese travelers on Sunday returned home for family reunions, some delayed by as long as 3 years, as China finally opened its borders and dismantled the last remnant of zero COVID regime. इसी की बात कुछ दिन पहले हमारा जो IMF की MD कह रही थी कि अगर उन्होंने अपने चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोला खोला मतलब इन द सेम सेंस, अगर उन्होंने बॉर्डर्स ओपन कर दिए तो शायद और देशों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। स्टार्टिंग संडे ट्रैवलर्स टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू अंडरगो क्वारंटीन ऑन अराइवल, उनको क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। जो लोग वहां पर जो ट्रैवलर्स हैं चाइना के लिए, जो ट्रैवलर्स टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम जो वहां जा रहे हैं उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। सिंस अर्ली 2020 चाइना has had among the world's strictest travel restrictions, अभी तक उनके पास थे सबसे ज्यादा कठोर नियम उन्होंने लगाए थे 2020 से, requiring as long as 3 weeks of central quarantine and green codes to be issued from Chinese embassies, many of which were largely reluctant to grant them. So उनके जो नियम काफी कठोर थे, उसके बाद ऐसी चीज उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है जो चाइना के लिए अच्छा हो सकता है और बाकी देशों का इम्पैक्ट देखने लायक होगा। On Sunday, thousands returned to the mainland across multiple land borders, crossings in Hong Kong and Vietnam, and on international flights for long-awaited family reunions ahead of upcoming Chinese New Year holiday. ध्यान दीजिएगा, उनका जो चाइनीज कैलेंडर थोड़ा सा अलग होता है, जैसे मैंने कहा कि लूनर कैलेंडर को वो फॉलो करते हैं, द वर्ड इज लूनर, और इस हिसाब से वहां पे काफी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इनके बॉर्डर खुले और अपने देश में वापस जा सके। तो ये आगे ये न्यूज और एस्टैब्लिश होगी। अच्छा, जो नेक्स्ट न्यूज है वो दिल्ली से है। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि पारा गिर रहा है और वहां पे कुछ दिनों से दिल्ली से और हमारे उत्तर भारत के कई स्टेट्स में ऐसी सिचुएशन है कि पारा बहुत लेवल से काफी नीचे जा रहा है, जिसमें 1.9 को कैप्चर किया गया है डिग्री सेल्सियस में, द लोएस्ट फॉर दिस रीजन रिस्पाइट लाइकली फ्रॉम ट्यूसडे। आईएमडी इशूड रेड अलर्ट, अभी परसों शायद ऑरेंज अलर्ट था, रेड अलर्ट आ गया है। आस्क पीपल टू बी विजिलेंट अगेंस्ट कोल्ड रिलेटेड इलनेस, और उन्होंने कहा, आईएमडी ने कहा है कि कोल्ड या ठंड से होने वाली बीमारियों के लिए आप एक्टिव रहिए, और स्कूल्स को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है एज पर द दिल्ली सर्कुलर। तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो इम्पैक्ट हुए, तो उसमें आप हमारे हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कुछ इलाके हैं उनमें नेक्स्ट 48 घंटों तक फॉग और काफी ठंड पड़ने की उम्मीद है। और जो रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रेड अलर्ट क्या होता है और इसमें और सारी चीजें क्या चीजें हैं जो में ध्यान रखने लायक है, ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वेव, द आईएमडी सेड दैट देयर इज एन इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ वेरियस इलनेस, कुछ बीमारियां पनप सकती हैं जैसे फ्लू, रनिंग नोज ब्लीड। तो ध्यान दीजिएगा, जब पारा बहुत बढ़ता है और घटता है, दोनों ही केसेस में बीमारियों का आवागमन हो सकता है। तो उसी के चलते आईएमडी ने ये नोटिस जारी किया है। अ सीवियर कोल्ड वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर डिप्स टू 2 डिग्रीज, और क्योंकि कुछ 3 तक आ गया है और उन्होंने तब इसको रेड अलर्ट किया जब ये 2 से नीचे चला गया, 1.9 आ गया। और इसमें लिखा भी हुआ है when the minimum temperature dips to 2 degrees Celsius or the departure from the normal limit is greater than 6.4। सो जो इनकी रेंज थी उन्होंने वो मानी थी कि 3 से लेकर के 16 तक का टेम्परेचर चल रहा है, 3 से जब जैसे नीचे गया उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया। तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि ये जो आपको 4 कलर दिख रहे हैं, जिसमें से कुछ लाइट ग्रीन कलर है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है, इसका मतलब है जो ये आईएमडी की जो वेबसाइट से मुझे मिला, आप डबल चेक कर सकते हैं और ये गूगल पे भी अवेलेबल है। नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, जब कुछ लाइट ग्रीन कलर होगा, कीप अप टू डेट विद लेटेस्ट फोरकास्ट। फिर जब येलो कलर का मतलब है बी अवेयर, रिमेन अलर्ट एंड कीप अप टू डेट विद लेटेस्ट फोरकास्ट। ऑरेंज का मतलब है बी प्रिपेयर्ड, जो भी कुछ दिन पहले जारी हुआ था, रिमेन विजिलेंट, कीप अप टू डेट विद लेटेस्ट फोरकास्ट एंड टेक प्रिकॉशंस वेयर पॉसिबल। और रेड अलर्ट जो अभी जारी हुआ है, टेक एक्शन, रिमेन एक्स्ट्रा विजिलेंट, कीप अप टू डेट विद लेटेस्ट फोरकास्ट, follow orders and any advice given by authorities and be prepared for extraordinary measures। तो इस कलर वेरिएशन को हमें याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं
जो लगता तो है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन उनसे बनते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो 4 कलर है, कुछ लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी तो फिर और इन समझने वाली बात होगी। उसके बाद जब मैंने इसको और रिसर्च किया समझने के पर्पज से कि और क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो सबसे पहले मैंने आईएमडी की वेबसाइट को खोलना सही समझा, जो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को करना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप जरूर जाएं, उसको देखें। तो इस डिपार्टमेंट का पूरा नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है, जो मॉडिफाई हुआ है, आईएमडी कहते हैं लेकिन इसका पूरा नाम ये है। उसके साथ ही साथ ये वार्निंग्स देते हैं, नावकास्ट मतलब फोकास्ट मतलब अभी के लिए, जो नावकास्ट अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। करंट वेदर रिपोर्ट मिल जाती है इनकी वेबसाइट पे, और पब्लिक ऑब्जर्वेशन और स्पेशलाइज फोरकास्ट इस जो मेन टैब्स हैं, आप इसको हमेशा एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक पेज और मुझे, जब मैं स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे समझ में आया कि हमारे इनकी जो सर्विसेज में मेन सर्विसेज क्या है, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, एविएशन सर्विसेज, मॉनसून इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट सर्विसेज, क्लाइमेट हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस, साइक्लोन इंफॉर्मेशन, अर्बन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज एंड जियोस्पैशियल सर्विसेज। ध्यान रखिएगा ये 9 जो सर्विसेज हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आईएमडी की सर्विसेज भी पूछी जाती है कि वो क्या सर्विस देते हैं, और आपकी जानकारी के लिए कि इस डिपार्टमेंट का पूरा नाम क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इसको और एक्सप्लोर करना है आप आईएमडी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो मौसम नाम से है, mosam.imd.org। आप दोबारा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मौसम जो नाम है, मौसम एक इसको रेफर किया गया है इस वेबसाइट को, तो उसको भी दिमाग में रखिए, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये न्यूज है कन्नड़ा मीटिंग, जो एक असेंबली, जो उनका एक वहां पर असेंबली हुई, एक मीट हुई, उसके बारे में है। कन्नड़ा मीट अपोजेस इम्पोजिशन ऑफ हिंदी वांट्स मदर टंग इन ऑल फील्ड्स। हम सब जानते हैं कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से चल रहा है। भाषा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये उनकी डिमांड रही है बहुत पहले से। सो रिजोल्यूशन जो उन्होंने वहां पे रिजोल्यूशन अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, विड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट कन्नड़ा एक्टिविस्ट। उन्होंने कहा कि इस मीट में ये बात हुई कि जो कन्नड़ा के एक्टिविस्ट हैं उनके अगेंस्ट जो केस है उनको वापस लिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पेंडिंग केसेस ऑफ महाजन कमीशन रिपोर्ट कंसर्निंग कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट। उन्होंने कहा जो महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के नियम को मानना चाहिए। और कन्नड़ा एक्टिविस्ट जो है, कन्नड़ के नॉट कन्नड़ा, इस कन्नड़, तो कन्नड़ के जो एक्टिविस्ट हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। इस मीट में आगे समझते हैं। द 86 अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन हैज रिजॉल्व टू अपोज इम्पोजिशन ऑफ हिंदी or any other language on Kannada and also urge the state government to withdraw all cases against Kannada activists। ध्यान दीजिएगा कि 86वीं अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य समिति में उन्होंने कहा कि हिंदी को इम्पोज करने से हटा लीजिए और जो कन्नड़ के एक्टिविस्ट हैं उनके केस विड्रॉ कर लीजिए। पहला, a resolution in this regard was adopted at an open session on the concluding day of the meet on Sunday। और उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन भी पास की। इसमें पहला था कि हमें जो ये इवेंट है वो एक सक्सेसफुल इवेंट है और आगे आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा था कि गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट विदाउट एनी डिले, जो रिजोल्यूशन है उसको तुरंत अप्लाई किया जाए। द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे अप्लाई किया जाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा रेजोल्यूशन था कि इस सम्मेलन में कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू विड्रॉ केसेस अगेंस्ट कन्नड़ एक्टिविस्ट, जो उनके केसेस उनको विड्रॉ किया जाए, महाजन कमीशन की रिपोर्ट को माना जाए और हिंदी को जो इम्पोज किया जा रहा है वो ना किया जाए। एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल रीजनल लैंग्वेज एज इक्वल एज पर द 8th schedule, Kannada, which is one amongst the 22 languages, as a sovereign language of Karnataka. Any attempt to impose Hindi or any other language on Kannada will be strongly condemned by the सम्मेलन। सम्मेलन ने कहा कि जो 22 भाषाओं में जो 8वां स्केड्यूल है उसमें कन्नड़ भी एक भाषा है और वो संप्रभु, सॉवरेन मतलब संप्रभु भाषा है, लैंग्वेज है कन्नड़।
कर्नाटका की, सॉरी, कर्नाटका की, तो उस केस में आप हिंदी को इम्पोज मत करिए, ठीक है। और बाकी जो महाजन रिपोर्ट और कन्नड़ के एक्टिविस्ट के लिए उन्होंने बोला। अब समझते हैं कि एक्चुअली डिस्प्यूट का क्या है, उसका बेसिक्स क्या है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच। शुरुआत से शुरू करते हैं। द अर्स्टवाइल बॉम्बे, उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मैं आजादी के समय के पहले की बात कर रही हूँ, मल्टीलिंगुअल प्रोविंस था, बहुत सारी भाषाओं का एक इलाका था, प्रोविंस था। इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे कर्नाटका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ एंड उत्तरा कन्नड़। ध्यान दीजिएगा कि बेलगावी को बेलगांव भी कहा जाता है, जो बाद में नाम चेंज हुआ 2014 में, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके बेलगांव कर दिया। तो जो बेलगावी है, इसको बेलगांव भी लिखा जाता है। नाउ इन 1948, तो पहले क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत सारी भाषाओं के एक रीजन था, एक बड़ा टुकड़ा था, जिसमें आगे चल के जो आज के समय में वहां पे कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट है विजयपुर, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तराखंड, ये उसकी स्टेट्स आज के समय की हैं, पर ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। इन 1948 द बेलगांव म्युनिसिपैलिटी रिक्वेस्टेड, 1948 में जो बेलगांव की म्युनिसिपैलिटी ने रिक्वेस्ट किया दैट द डिस्ट्रिक्ट हैविंग अ प्रीडोमिनेंटली मराठी स्पीकिंग, यहाँ पे मराठी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रपोज महाराष्ट्र स्टेट, इसलिए इसको महाराष्ट्र में मिला लिया जाए। हाउएवर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हम सबके लिए हिस्ट्री के हिसाब से। हाउएवर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में जो बना था, which divided states on linguistic and administrative lines, made Belgaum and 10 talukas of Bombay state at a part of then Mysore state, which was renamed Karnataka in 1973. तो उन्होंने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने डिवाइड किया स्टेट को भाषा के आधार पर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन्स, जो शासन की जो लाइनें थी, प्रशासन की लाइनें, उनको डिवाइड किया भाषा के आधार पर। और बेलगांव और 10 तालुका जो ताल्लुक थे बॉम्बे स्टेट के, अ पार्ट ऑफ द देन मैसूर, और उसको बॉम्बे का जो मेड बेलगांव एंड 10 तालुकास ऑफ बॉम्बे स्टेट अ पार्ट ऑफ देन मैसूर का हिस्सा बना दिया, जो उस समय मैसूर था उसका हिस्सा बना दिया, विच वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक का एक पुराना नाम मैसूर भी है, और 1973 में उसका नाम कर्नाटक बना। लेकिन एज पर रिक्वेस्ट 1956 में 10 तालुका को और बेलगांव को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हटा करके मैसूर का हिस्सा बना दिया गया था भाषाई आधार पे। अब समझते हैं कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। वाइल डिमार्केटिंग द बॉर्डर्स, बॉर्डर को डिमार्केट करते समय द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो हमारा ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का जो कमिटी थी, कमीशन था, sought to include talukas with a Kannada speaking population of more than 50% in Mysore। तो उन्होंने देखा, पाया, sought to include, कि उन्होंने जैसे हमने समझा कि जो उन्होंने उन तालुकों को जोड़ दिया, जैसे अभी हमने पढ़ा, with Kannada speaking population of more than 50%, जहां पर 50% से ज्यादा जो कन्नड़ के बोलने वाले जो लोग थे उनको मैसूर में जोड़ दिया। Opponents of the region's inclusion in Mysore argued and continue to argue that Marathi speakers outnumbered Kannadigas who lived there in 1956। और यही एक मुद्दा शुरू हो गया, क्योंकि ओपोनेंट्स ने कहा कि नहीं, जो मैसूर में मिलाया जा रहा है वहां पे मराठी बोलने वालों का भी बहुत बड़ा नंबर है, उनको उसमें नहीं मिलाया जाना चाहिए, यही मुद्दा है। In September 1957, the Bombay government echoed their demand। 1957 में जो बॉम्बे गवर्नमेंट ने उन्होंने अपनी डिमांड को आगे रखा एंड लॉन्च अ प्रोटेस्ट विद द सेंटर के सामने प्रोटेस्ट किया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ महाजन कमीशन अंडर द फॉर्मर चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन इन अक्टूबर 1966। तो उन्होंने जो डिमांड की उसके बाद इस कमीशन को बनाया गया 1966 में। द कमीशन विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1967 में दे चुके हैं ये कमीशन अपनी रिपोर्ट, जिसपे 264 जो गांव हैं उनको महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जाना है, जो 1960 में बनाए गए थे। एंड द बेलगांव एंड 247 विलेजेस जो है वो जो कर्नाटका के पास है, जिसमें बेलगांव भी शामिल है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बेलगावी जो नाम लिखा है बेलगांव की बात हो रही है। तो महाजन कमीशन कहता है कि बेलगांव को और उसके साथ 247 गांव ऐसे हैं जिनको महाराष्ट्र में मिल जाना चाहिए, मिला देना चाहिए। महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट, calling it biased and illogical and demanded another review। कर्नाटका
welcomed the report and has ever since continued to press for implementation, although this has not been formally done by the center. तो महाराष्ट्र इसके अगेंस्ट चले गए और उन्होंने कहा कि हमें इसके एक और रिव्यू चाहिए इसके ऊपर, जबकि कमीशन ने कहा था which submitted its report 1967 में कि 264 जो गांव है will be transferred to Maharashtra which formed 1960 and the Belgaum and 247 villages remain with Karnataka. ठीक है, सो उन्होंने बोला 264 जो गांव हैं जो उनको विलेजेस भी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र, उनको महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर देना चाहिए जो 1960 में जोड़े गए थे। एंड द बेलगांव एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटक, और जो बेलगांव है और जो 247 गांव हैं वो कर्नाटक के पास रहने चाहिए, ये महाजन कमीशन ने कहा था। तो भाषाई आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ, लेकिन इस कमीशन ने बेलगांव को लेकर के जो कर्नाटका में जोड़ने वाली बात है उसको कंफर्म करा, जो पहले ही दिया जा चुका था। बेलगांव तो वैसे भी भाषा के आधार पे कर्नाटका में जोड़ा गया ही था, मैसूर में जोड़ा गया था, लेकिन फिर उसी क्योंकि वहां मराठी बोलने वाले लोग स्पीकर ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र ये क्लेम करता है कि नहीं, उसको महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए क्योंकि मराठी बोलने वाले वहां ज्यादा हैं, कर्नाटका का भाग नहीं होना चाहिए। ये है मुख्य मुद्दा। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज है वेस्ट बंगाल से, जहां पे ग्रीन माइनिंग को लेके कुछ हो रहा है। वेस्टर्न बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड को याद रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। West Bengal gets its first M-SAN facility through CIL's Green Mining Initiative. Green Mining Initiative एक इनिशिएटिव है जो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, GS3 के पर्पज से याद रखिएगा, और M-SAN हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। In an attempt towards environmental sustainability and reducing over mining of sand, Coal India Limited has started a facility in West Bengal to produce manufactured sand, the first such initiative in the state. ध्यान दीजिएगा, इस प्रयास में कि हम जो पर्यावरण में सस्टेनेबिलिटी ले आए, मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब एक समय के बाद भी हम सस्टेन कर सके, आने वाली हमारी जो कई सारी जो पीढ़ियां हैं वो सस्टेन कर सके, उनके लिए भी हम कुछ छोड़े। एंड रिड्यूसिंग ओवर माइनिंग, और ओवर माइनिंग को कम करने के लिए सैंड, ओवर माइनिंग ऑफ सैंड मतलब जो बालू है, जो मिट्टी, जो सैंड है, जो बालू की ओवर माइनिंग को रोकने के लिए CIL ने शुरू किया है वेस्ट बंगाल में एक इनिशिएटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव माना जा रहा है। The manufactured sand is being produced an estimated 3 lakh cubic meter per year in the Kazora area of the Eastern Coalfield ECL, a subsidiary of CIL. समझने वाली बात क्या है इसमें? Setup through private participation, जिसमें private participation भी होगा। M-SAN facility has started operation since September 2022. अब ये M-SAN क्या है समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि ग्रीन माइनिंग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, M-SAN क्या है वो समझते हैं, और ये कैसे इस इनिशिएटिव को हेल्प करेगी वो समझते हैं। तो सैंड इज वन ऑफ द, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सैंड इज वन ऑफ द मेजर जियोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड M-SAN इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सैंड। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि M-SAN क्या है, आर्टिफिशियल सैंड मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग लार्ज हार्ड स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थरों को पीस करके छोटे पार्टिकल बनाए जाते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर सैंड की माइनिंग लगातार हम माइन करते रहे तो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इशू जो हम केटर करती है हमारी गवर्नमेंट, जो SDG का गोल भी है, उसको हम कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम बड़े पार्टिकल्स को तोड़ करके सैंड बनाएं, और उसे कह रहे हैं M-SAN, जो आर्टिफिशियल सैंड है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल इनटू सैंड इज अ स्टेप टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कोल इंडिया लिमिटेड इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ ग्रीन माइनिंग, और बी वीरा रेड्डी डायरेक्टर ऑफ CIL सेड। तो क्योंकि जो हमारा कोल इंडिया है वो ग्रीन माइनिंग के लिए डेडिकेटेड है, ग्रीन माइनिंग पे ध्यान ज्यादा दे रहा है, इसलिए उन्होंने M-SAN को लेकर के आए हैं जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा। ये टर्म हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि ग्रीन माइनिंग क्या है। ग्रीन माइनिंग का मतलब है द GMI टारगेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज required for mining to leave behind only clean water, rehabilitated landscapes and healthy ecosystem। मतलब हम इस तरीके से काम करें कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे। ऐसा ना हो कि सारा पानी हम ही खत्म कर दें, सारी मिट्टी हम स्पॉइल कर दें, सारी माइनिंग हम ही कर दें। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जो आगे आने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
बट यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने के लिए, इस डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए ऐसी टेक्निक का सहारा लिया जाए जो रिक्वायर्ड माइनिंग टू लीव बाइंड ओनली क्लीन वाटर, पानी गंदा ना हो, साफ पानी बचा रहे, रिहेबिलिटेशन हो जाए लैंडस्केप्स का, लैंडस्केप्स को सिर्फ हम इसलिए यूज ना करें कि हमें एग्जॉस्ट करना है, इसलिए यूज करें ताकि वो उतना एग्जॉस्ट हो जितना होना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब समझते हैं कि अब माइनिंग कितने प्रकार की होती है। तो माइनिंग दो तरह से होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। ये हमें एनसीईआरटी किताब से भी मिल सकता है ना। ओपन माइनिंग जो है, माइनिंग तो हमने समझ लिया। माइनिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी जगह से हम उसको खोद करके एक्सकेवेट करके चीजों को बाहर निकालना, उसे कहते हैं माइनिंग। कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, द वर्ड इज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ माइनिंग। माइनिंग के दो तरीके हैं, ओपन कास्ट और ओपन कास्ट और शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब होता है टनल बना करके माइनिंग करना, जो कोयले की जो माइनिंग होती है वो ऐसे ही होती है। ओपन कास्ट भी एक तरीके का, जो पिक्चर आप देख रहे हैं उतना क्लियर नहीं है, आगे समझते हैं। अब देखिए, ये है ओपन कास्ट, मतलब आप ऐसे लेयर्स बना के, बेंचेस बना के आपने उसकी माइनिंग करी और चीजों को एक्सट्रैक्ट करा। तो ये खतरनाक इसलिए होती है ये माइनिंग, या फिर डिजास्टर्स इसलिए है क्योंकि आप देखिए ऐसे इतना बड़ा एरिया आपने बर्बाद कर दिया, राइट, ये डंप हो गया, अब इससे कुछ नहीं निकल सकता, और इतने बड़े एरिया को आप बराबर करके इसको यूज भी नहीं कर सकते, इतने बड़े इलाके में होता है। तो कभी कभी ओपन कास्ट या फिर ओपन पिट इसको बोलते हैं, ओपन पिट माइनिंग भी बोलते हैं, जहां पे एक बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके माइनिंग कर ली जाती है और वो जगह अबैंडन हो जाती है। और दूसरा हमारा है शाफ्ट माइनिंग, जैसे कोल शाफ्ट देख रहे हैं आप, लोहे की शाफ्ट, ऐसे बड़े बड़े टनल, सुरंगे बनाई जाती हैं और उससे माइनिंग की जाती है। दो तरह की माइनिंग हमने समझी। अगर आप चाहें तो ये आप एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ सकते हैं, उसमें आराम से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे माइनिंग के बारे में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एमसैंड, एमसैंड को मत भूलिएगा। एमसैंड एक नया इनिशिएटिव कंसिडर हो सकता है ग्रीन माइनिंग में, और ये मेंस के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल सैंड है और इसको कोल इंडिया बना रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है और ग्रीन माइनिंग में भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद में, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। देखिए पिक्चर कितनी खूबसूरत है, पतंगे उड़ रही हैं और आई लव गुजरात भी लिखा हुआ है। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल on Sunday inaugurated the International Kite Festival 2023 in Ahmedabad, which will see the participation of around 125 kite flyers, जिसमें से 68 कंट्रीज के जो फ्लायर्स फ्रॉम 68 कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऑन द G20 थीम। और G20 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये प्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। Apart from international participants, 65 kite flyers from 14 states in India and 660 from different parts of the state will also take part इसमें लेंगे। तो ये एक बड़ा, अपने आप में एक बड़ा फेस्टिवल है जिसको वहां के लोग बहुत जोश से मनाते हैं। और जो दिल्ली वाले से हम लोग हैं, अभी तो हम लोग ठंड का सामना कर रहे हैं फिलहाल। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पे, जो अभी फिलहाल के लिए यूपी गवर्नमेंट में उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के म्युनिसिपैलिटी और लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ओबीसी के सीट्स को डिक्लेयर करे बगैर या ट्रिपल टेस्ट को करे बगैर आप इलेक्शन कराइए, क्योंकि उनके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट का प्रेशर था यूपी गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, आप इलेक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नई बात सामने आ गई है कि ऐसा ही एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिया था, शायद उसके होते हुए उन्होंने ये नया डिसीजन दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही नियम को ओवररूल कर रहा है? तो ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन यूपी लोकल बॉडी इलेक्शन आर डेविएशन फ्रॉम इट्स अर्लियर जजमेंट। जो उन्होंने पहले जजमेंट दिया था, क्या उससे वो डिविएट कर रहे हैं? तो उसको समझते हैं। On December 27 last year, the Allahabad High Court had followed the law laid down by the 3-judge bench of Supreme Court in Suresh Mahajan versus State of Madhya Pradesh in May। ये मई का लास्ट ईयर का डिसीजन है जिसको वो रेफर कर रहे हैं। In the Suresh Mahajan judgment, a 3-judge bench led by Justice A.M. Khanvilkar, now retired, had held that until triple test conditions were completed, no reservation for backward class could be provided। उन्होंने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करे बगैर आप कोई भी सीट
बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं रोक सकते हैं, पर अब वो कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और करा सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री के पर्पस से समझना है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहां तक है, क्या वो अपने रूल को ओवर रूल कर सकता है या डिविएट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की कहे हुए रूल्स को पूरी कंट्री की कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या है और क्या ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट की इमेज पे कोई फर्क पड़ता है, ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है GS2 के पर्पज से। तो ठीक है, प्री का मेंस का तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ गया। अब आगे समझते हैं तो कहानी समझ में आ जाती है, पर हमको समझना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक्चुअली पिक्चर क्या है। आर्टिकल 141 स्टेट्स दैट ऑल कोर्ट्स आर लीगली बाउंड to the Supreme Court judicial decision with the exception of Supreme Court itself. सबको सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद को छोड़ के। The Supreme Court is now not bound by its own decision. वो अपने ही डिसीजन से बाउंड नहीं है, तो मतलब वो डिवेट कर सकता है। However, Supreme Court recognizes that its earlier decision cannot be deviated from except in the case of एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस। एक्सटीन्यूएटिंग का मतलब होता है कि अगर उनको लगता है कि पहले का जो ऑर्डर है वो थोड़ा कम प्रभावी है या हल्का है वो डिसीजन, तो वो चाहे तो डिविएट कर सकते हैं। बस इतनी समझने वाली बात है। यस, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने वाले ऑर्डर को डिविएट कर सकता है अगर वो एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। आप इसे लॉ की भाषा में और रिसर्च कर सकते हैं और अपने नोट्स को जरूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि मेंस के पर्पज से ऐसे क्वेश्चन पहले भी फ्रेम हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार फिर से हो जाए। If an earlier decision is found to be incorrect, Supreme Court will deviate from it. और अगर उनको लगता है कि पहले का डिसीजन इनकरेक्ट था तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको डिविएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का फिर यहाँ रेफर किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंगल वुमेन जो है वो अबॉर्शन करा सकती हैं और उनको मना नहीं किया जाना चाहिए, पर फिर भी एक महिला को डिनाई किया गया। और डॉक्टर ने जिस डॉक्टर ने इसको एग्जीक्यूट किया, मुंबई का ये केस है, उसने काफी डिटेल में इस बात को समझाया भी है कि ऐसा क्यों हुआ है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको समझते हैं। मुंबई बेस्ड शालिनी ने, जो नाम बदल दिया गया है महिला का, walked into the state-run JJ hospital December last year seeking an abortion. She was turned away. Doctor at the hospital decided that her case was legally complicated. हर प्रेगनेंसी हैड क्रॉस 20 वीक्स। उनकी जो प्रेगनेंसी थी 20 हफ्ते से ऊपर की थी और डॉक्टर को लगा कि ये लीगली कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हमें अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। शी वॉज अनमैरिड एंड द रीजन फॉर हर प्रेगनेंसी वॉज डिटर्मिन्ड एज ड्यू टू फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन। जो उन्होंने कंट्रासेप्शन की दवाइयां ली थी वो फेल हो गई थी, तो उनको पता नहीं चला और उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती रही। देन शी अप्रोच द वाडिया हॉस्पिटल, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, विच टू टर्न हर अवे। और उनको वापस कर दिया गया और उनको अबॉर्शन उनका नहीं किया गया। शालिनी वांटेड टू डिसकंटिन्यू हर प्रेगनेंसी एज शी वाज नॉट रेडी टू हैव द बेबी। पर शालिनी को अपनी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। व्हेन हर प्लीज टू हॉस्पिटल्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, शालिनी हैड टू फाइनली मूव टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, citing the Supreme Court judgment to give a favorable recourse. ध्यान देने वाली बात है कि शालिनी अपनी जो प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन दोनों हॉस्पिटल ने जब उनको जवाब नहीं दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई। अच्छा, तो फिलहाल के लिए समझते हैं कि एक्चुअली नियम क्या है सुप्रीम कोर्ट का। इक्वल राइट्स। अबॉर्शन लॉ इन इंडिया हैव कम अ लॉन्ग वे, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर चेंज एज रीसेंट डेवलपमेंट शोज। हमेशा नियम तो काफी सारे बनते हैं, लेकिन अभी तक का जो रास्ता इंडियन लॉ ने तय किया है उसमें चेंजेस होने के आसार दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब चेंजेस का समय है भी। राइट, ऑलवेज रूम फॉर चेंज। हमेशा बदलाव की जगह हमेशा ही रहती है। वो कैसे? द MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस अ की चेंज इन सेक्शन 3 बाय एक्सटेंडिंग द अपर लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज। यही इसका टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि अपर लिमिट क्या होगी? 20 से 24 साल। और किस केस में हो सकती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? स्पेशल कैटेगरीज। ध्यान दीजिएगा। द टॉप कोर्ट वेंट अ स्टेप फर्दर, रूलिंग दैट मैरिटल स्टेटस शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर वुमेन टू सीक एन अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स फॉर प्रेगनेंसी। मतलब मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि 24 वीक्स की बात हो रही है। तो 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है। मैरिटल स्टेटस
इशू नहीं है और एज ग्रुप होना चाहिए 20 से 24 और स्पेशल कैटेगरीज के लिए। अब डॉक्टर ने क्या कहा वो समझते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन सितंबर लास्ट ईयर अ 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट पास जजमेंट दैट अनमैरिड वुमेन टू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अंटिल 24 वीक्स, women are having to run from pillar to post to seek abortion, तो इसलिए उनकी समस्याओं को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। बट जो डॉक्टर ने इसको मना किया वो कह रहे हैं, जो इनका नाम यहाँ दिया हुआ है निखिल दाता, सुप्रीम कोर्ट हैविंग गिवन एन एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ऑन एन इंडिविजुअल केस बेसिस द वर्डिक्ट लीव्स मस्ट सो डिजायर, ठीक है कि दिया था। लेकिन और जो डॉक्टर हैं इन्होंने बहुत सारे 320 महिलाओं को हेल्प भी किया है अबॉर्शन करने में बिना किसी पैसे के, प्रो बोनो मतलब सरकारी सुविधाओं के हिसाब से बिना किसी पैसे की ना। वो ये कह रहे हैं Supreme Court judgment is progressive. However, a catch-22 situation arises because there is a no clear indication in the Supreme Court judgment telling the government to amend the MTP Act to include unmarried women within the extended 24 weeks ambit. उन्होंने कहा कि वहां की गवर्नमेंट को अपने अंदर चेंज करने चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे गवर्नमेंट को, कि 24 हफ्ते को एक्सटेंड को विमेन किसी महिला का अबॉर्शन 24 हफ्ते तक हो सकता है, इसको अमेंड करना चाहिए। तो इसका मतलब अमेंडमेंट नहीं था क्या, ये देखने वाली बात है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा इट वुड हैव बीन बेटर इफ द कोर्ट हैड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू चेंज रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट, मतलब जजमेंट के हिसाब से वहां की सरकार को अपने नियम बदलने चाहिए। अनलेस रूल्स इन द एक्ट आर चेंज इन ब्लैक एंड व्हाइट वुमेन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सीक अबॉर्शन इन हेल्थ फैसिलिटीज। अगर जब तक नियम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होंगे, क्लियर कट नहीं होंगे, तो महिलाओं को समस्या फेस करनी पड़ सकती है। नाउ रूल 32B ऑफ MTP अमेंडमेंट रूल्स 21 does not permit single women to abort after 20 weeks, मतलब MTP के हिसाब से नॉर्मल महिला सिंगल वुमेन जो है 20 हफ्ते के बाद किसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करा सकती। डॉक्टर सेज द रूल इज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट ओनली अलाउ स्पेशल कैटेगरीज। ये समझने वाली बात है, ये जो नियम है वो पर ये नियम जो गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया वो स्पेशल कैटेगरीज के लिए बनाया, और वो कौन कौन सी है? विमेन सर्वाइवर, सेक्सुअल असॉल्ट, माइनर्स, विडोज और divorcees, women with disabilities, malformed fetus or women stuck in humanitarian emergencies to access abortion post 20 weeks। इसी बात को उन्होंने हाईलाइट किया कि इसकी क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से उन्होंने इसको मना किया अबॉर्शन करने से। और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी चीज को वहां की गवर्नमेंट में भी अपडेट करना चाहिए, अगर ऐसी ही बात है तो नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा उनको मना किया। फाइनली वो कह रहे हैं कि इस नियम में जो ये सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग अनदर स्पेशल लीव पिटीशन SLP चैलेंजिंग द करंट MRTP, और उन्होंने कहा कि इसमें लूप होल्स भी हैं, बहुत सारे मल्टीपल लूप होल्स हैं, इस वजह से उस लेडी को उन्होंने डिनाई किया। सो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अब देखते हैं आगे क्या प्रोसीडिंग आएगी। फिलहाल जो ये केस बन के आ रहा है इसके लिए हमारे मेंस के पर्पज से ध्यान दीजिएगा, ये MTP एक्ट इंपॉर्टेंट है। ये MTP एक्ट क्या चीज है 2021 का, इसके थोड़े बेसिक की फीचर्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और इसके रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या MTP में दिए हुए नियमों के आधार पे किसी महिला को मना करना अबॉर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के होते हुए इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये एक सोशल इशू भी है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सोशल इशू भी है, और सोशल इशू हमारे लिए GS 1 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और GS 2 के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट ये है ही, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दरकिनार करके ये स्टेप उठाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना आज की न्यूज है, ये लास्ट न्यूज है आई गेस, कि श्रीलंका का जो डेट है, जो अभी हमने कुछ दिन पहले समझा था कि बेल आउट ले रहे हैं वो IMF से, तो उनको बहुत सारे जो ग्लोबल स्कॉलर्स हैं उन्होंने साथ में मिलकर श्रीलंका की हेल्प करने की बात बोली है। श्रीलंका's रिकवरी फ्रॉम लास्ट ईयर्स डेवास्टेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस विल नीड इट्स क्रेडिटर्स टू शेयर द बर्डन ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो बहुत सारे एमिनेंट स्कॉलर्स ने कहा कि हम सबको मिल करके श्रीलंका की हेल्प करनी चाहिए। ऑल लेंडर्स बायलैटरल, मल्टीलैटरल एंड प्राइवेट मस्ट शेयर द बर्डन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द अश्योरेंस ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग इन द नियर टर्म। तो ऐसा देखते हैं कि इसमें कितना चेंज आएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दो बड़े देशों के लिए है, हम देख रहे हैं। पहला है हमारा श्रीलंका और दूसरा है पाकिस्तान। कल ही न्यूज आई थी, हमने इसको आर्टिकल भी पढ़ा है एडिटोरियल में।
तो वो कह रहे हैं कि जो सारे स्कॉलर्स ने कहा कि जियो पॉलिटिकल मैनूवरिंग का मतलब होता है कि जो हमारी भू राजनीति के होते हुए भी और पेचीदगी के होते हुए भी हमको साथ में मिलकर श्रीलंका की हेल्प करनी चाहिए। और वो श्रीलंका ने फिलहाल अभी के लिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग बात करने की कोशिश करी है, किससे? चाइना, जापान और इंडिया से। देखते हैं क्या होता है। और आईएमएफ से भी उनका बेल आउट का पैकेज है 2.99 बिलियन डॉलर्स का, वो भी क्रूशल है। तो आने वाले टाइम में श्रीलंका की स्थिति के बारे में और चीजें हम समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, डिप्रेशन क्या है, रिसेशन क्या है, आईएमएफ की एमडी ने जो कहा उसका इंपैक्ट एशियन देशों में कैसे आएगा, इसके लिए आर्टिकल्स आ चुके हैं, डिस्कस हो चुके हैं, मेरे चैनल पे हैं, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो वेटिंग गारंटी में इन्होंने चीज बात बोली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कि श्रीलंका रीच्ड अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद द आईएमएफ फॉर अ प्रोविजनल बेल आउट पैकेज। याद रखिएगा, बेल आउट एक जो शब्द है वो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स जो हमारा जीएसटी का पार्ट कवर करता है वहां इंपॉर्टेंट है। That the fund made contingent on adequate financing assurance from Sri Lanka's creators, his government has pinned its hope on IMF support. तो जिन देशों में इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, आईएमएफ उसकी हेल्प करता है। तो आईएमएफ की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो वर्किंग है, उसको भी आप ध्यान दीजिए अपनी मेंस की प्रिपरेशन में और प्री की प्रिपरेशन में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर आर्टिकल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और शेयर किया है, आपको लिंक में दे दूंगी चैनल की डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद श्रीलंका मिस द दिसंबर डेडलाइन, जो अभी दिसंबर की डेडलाइन थी, बेल आउट पैकेज डिले हुआ, उसको श्रीलंका ने मिस किया है। और आने वाले टाइम में जो उनका बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, जो दोनों पक्ष के क्रेडिटर्स हैं, उसके आधार पर ये तय होगा कि इंडिया चाइना क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या कोई अश्योरेंस मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आज के दो मैप जो जिसके साथ हम वीडियो को एंड करेंगे, पहला मैप है हमारा चाइना, हमारा पड़ोसी देश, जो चाइना आपको यहाँ दिख रहा है, ईस्ट चाइना सी के जस्ट सामने, या फिर साउथ चाइना सी में जो क्या हो गया, ओके, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, जिसमें पास के देश आप देखेंगे बॉर्डर से लगे हुए, वियतनाम है, लाओस लगा हुआ है, थाईलैंड नहीं है, म्यांमार लगा हुआ है, बांग्लादेश लगा हुआ है, भूटान लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान लगा हुआ है, किर्गिस्तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान लगा हुआ है, रशिया लगा हुआ है, मंगोलिया है, और प्योंगयांग मींस नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉर्डर से लगे हुए देशों पे कई सवाल आए हैं पिछले सालों में, जहां पूछा जाता है कि उसकी बाउंड्री से कौन कौन से देश नहीं लगे हुए हैं, कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो इसलिए मैप देखना जरूरी है। हम सबने चाइना को लोकेट किया। उसके बाद हम देखेंगे सेनेगल को। सेनेगल हमारा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा नहीं देश है। और देखिए यहाँ पर इसके ईस्ट वेस्ट में ये देश पड़ता है सेनेगल। उसके आसपास के देश में है मॉरिटेनिया, माली, गिनी बिसाऊ इसी का ही पार्ट है आई गेस। तो ये गिनी पड़ता है इस तरफ, ये माली है। उसके बाद एक गाम्बिया है बीच में सेनेगल के इस तरफ, और इसकी जो कैपिटल है वो डाकर। और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन हमने देखा। तो ये थे हमारे आज के मैप। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और जो स्टेट पीसेस के बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पक्का हेल्प करेगी, आई एम प्रीटी श्योर। सो मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, और बहुत से सारे एस्पिरेंट्स को शेयर करिए, सो दैट कि इस सारी इंफॉर्मेशन का उनको फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।